आज के टॉपिक में हम बात करते हैं अपवर्तन की। सबसे पहले हमें अपवर्तन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जिस तरह से तुमने परावर्तन को समझा, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण आ रही है और किसी सरफेस से टकरा के उसी माध्यम में लौट के जा रही है, ये होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण आए और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। जैसे मान लीजिए हवा से कांच में चली गई, तो क्या होगा, वो अपने पथ से डेविएट हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, कोई केस इस तरह का भी आ सकता है कि पथ से उसका विचलन न हो, लेकिन फिर भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो समतल सतह से, प्लेन सरफेस से, और दूसरा कर्व्ड सरफेस से। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो समतल सतह से रिफ्रैक्शनों की बात कर रहे हैं कि भाई जो प्लेन सरफेस होंगी उन पर अगर रिफ्रैक्शन होगा तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन को समझने से पहले बेटर ये है कि हम एक पॉइंट को समझ लें, और वो पॉइंट क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो पहले हम बात करते हैं अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं समझ पाए तो समझ लो अपवर्तन आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ गए, क्योंकि जो कंफ्यूजन टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए पहले पूरा फोकस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बना दिया कि अपवर्तनांक क्या होता है। हालांकि आप इसको 10th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब पूरा फोकस करें। अपवर्तनांक को जब हम पढ़ेंगे तो इसे दो तरह से पढ़ा जाता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव का क्या मतलब है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये वास्तव में है क्या, अपवर्तनांक है क्या चीज, इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व भी बोल सकते हो आप इसको, यानी आप इसे ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं। लेकिन इसका नॉर्मल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए प्रकाश है और प्रकाश चल करके आ रहा है, सूर्य से प्रकाश चल करके आ रहा है। अब काय में चल रहा है ऐसा सूर्य से प्रकाश, अगर हम बीच में देखें तो वहां तो कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कोई माध्यम भी नहीं है, इसका मतलब बिना माध्यम के चल के आ रहा है, यानी वहां पे क्या है, वैक्यूम। वहां पर निर्वात है, तो प्रकाश निर्वात में होकर के चल के आ रहा है। फिर जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है तो वहां पर एयर का एक वातावरण, वहां पर एटमॉस्फेयर है जिसमें हवा है, तो हवा में से होकर के चल के आ रहा है। और निर्वात और हवा दोनों के लिए प्रकाश की जो चाल होती है उसको मान लिया जाता है C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हालांकि निर्वात में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और फिर हवा में थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है वो इतना ज्यादा नहीं है डिफरेंस कि हम उसको अलग अलग करके लिखें। इसलिए जब भी बात आती है निर्वात की और हवा की, तो प्रकाश की चाल दोनों में एक जैसी मान ली जाती है, और वो है वैल्यू उसकी इतनी। अब क्या होगा, अब प्रकाश अगर इसके कंपैरिजन में किसी दूसरे सघन माध्यम में जाएगा, ऑप्टिकल डेंस माध्यम में जाएगा। ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या है, यही ऑप्टिकली डेंस है कि जैसे मान लीजिए अब प्रकाश पानी में गया, भाई हवा के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल, तो डिफरेंस आ गया। इसका मतलब अब प्रकाश पानी में गया तो उसकी चाल अब पहले से कम हो जाएगी।
फिर पानी के बाद फिर कांच में गया तो फिर और ज्यादा डेंस मीडियम हो गया, तो प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। तो वास्तव में कोई मीडियम डेंसर है या रेयरर है? रेयरर को बोलते हैं, देखिए दो तरह के मीडियमों की बात की जाएगी, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब है विरल माध्यम और इसका मतलब है सघन माध्यम। नाम से भी लग रहा है, विरल का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, और सघन का मतलब ऐसा माध्यम जिसके पार्टिकल बहुत पास पास। लेकिन वास्तव में यहां इसका मतलब उस डेंसिटी से नहीं होता है, वास्तव में इसका मतलब होता है प्रकाश की चाल जिस माध्यम में ज्यादा होगी वो विरल है, और जिसमें कम होगी वो सघन है। भाई हवा के कंपैरिजन में, जैसे वैसे मैं निर्वात की बात करूं तो निर्वात के कंपैरिजन में हवा सघन है और निर्वात विरल है, और हवा के कंपैरिजन में पानी की बात करूं तो पानी सघन है, फिर हवा को विरल मान लिया जाएगा। और अगर पानी के कंपैरिजन में बात की जाए कांच की, तो कांच और भी ज्यादा सघन है। तो हमें जब दो मीडियमों की हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंपैरेटिवली उनमें कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। ऐसे नहीं है कैसा पानी को कहीं हमने सघन माना था और आप फिर हमेशा एक माइंड में इमेज बना लो कि पानी तो सघन माध्यम है। पानी सघन तब है जब हम हवा और पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पानी और कांच की तो फिर पानी को फिर विरल माना जाएगा और कांच को सघन माना जाएगा। तो ये वास्तव में पता कहां से चल रहा है? ये पता चल रहा है प्रकाश की चाल से, कि जैसे जैसे प्रकाश की चाल कम होती जा रही है माध्यम सघन होता जा रहा है। अभी मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ दौड़ो खुले में, आप दौड़ोगे, चाल ज्यादा रहेगी आपकी। फिर मैं तुमसे कहूं कि एक भीड़ का एरिया, तो उस भीड़ में दौड़ो, तो वो थोड़ा ऑप्टिक मतलब डेंस मीडियम बन गया आपके लिए, तो आप उतना नहीं दौड़ पाएंगे। मान लो भीड़ न कह के मैं कहूँ कि बाजरा के खेत में दौड़ो, तो फिर आप उतना नहीं दौड़ पाएंगे। फिर ऐसे फंसे हुआ खेत है सरसों का, उसमें कहूँ दौड़ो, तो और भी मान लो कम दौड़ पा रहे हो आप। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जा रहा है आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो ऐसे समझिए थोड़ा सा कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता चला जाएगा, डेंसर मीडियम होता चला जाएगा, प्रकाश की चाल कम होती चली जाएगी। तो वास्तव में अपवर्तनांक कोई नई चीज नहीं है, ये केवल क्या है, ये केवल प्रकाश की चाल का रेशियो है। जैसे मान लो आप एक माध्यम की बात कर रहे हो, कैसा हमारे पास एक माध्यम है और हम उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हो तो हम निर्वात से कंपैरिजन करेंगे, या निर्वात की बजाय आप हवा भी कह सकते हो, क्योंकि निर्वात और हवा एक ही बात हो जाती है। तो मान लीजिए हम एक माध्यम के लिए ले रहे हैं और उसके अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, और अपवर्तनांक को n या फिर म्यू से भी प्रदर्शित किया गया है। ये दो सिंबल ले लिए जाते हैं अपवर्तनांक के लिए। तो ये क्या होता है? ये होता है C/V। अब C क्या है? C हमेशा तब यूज किया जाता है निर्वात या हवा के लिए, यानी प्रकाश की चाल हवा में कितनी है, और V उस माध्यम में कितनी है। तो अगर कोई तुमसे अपवर्तनांक की परिभाषा पूछे तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि प्रकाश की हवा में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल को कह रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। सही है? तो V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। लेकिन इसको कौन सा अपवर्तनांक कहोगे आप? इसको कहोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी यहां केवल एक ही माध्यम की बात कही जा रही है। यहां पर जो दूसरा माध्यम है वो हवा है, लेकिन हवा को माध्यम माना ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि हमारी जो अर्थ है भाई, अर्थ पर हवा तो हर जगह है, हम जो भी काम करेंगे हवा में ही करेंगे, इसलिए उसको माध्यम के रूप में नहीं ले रहे हम। उसको तो निर्वात या माध्यम एक ही तरह से मान करके चल रहे हैं। तो अगर प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में ले और फिर माध्यम में ले और उनका अनुपात लिया जाएगा, तो ये जो अनुपात आएगा निकल के, इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि ये तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। हालांकि अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहें तो ये भी सापेक्ष है, लेकिन ये किसके सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष है। सही है ना? किसके सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष। लेकिन हवा तो हर जगह है, इसलिए जो भी काम होगा वो तो हवा में होगा, इसलिए उसको माध्यम न लेकर के सिंपल मान लिया जाता है, इसलिए इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात आ गई कि फिर सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसको कहोगे फिर? अब अगर हम दो माध्यम ले लें, मान लो एक माध्यम पानी ले लिया और दूसरा कांच ले लिया,
और उनके एक दूसरे के सापेक्ष में अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। या पानी और कांच नाम नहीं दे रहे हो आप, 1 और 2 नाम ले लिया। मान लीजिए आपने 2 माध्यम ले लिए, जैसे, और उसे लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने लिख दिया 1 म्यू 2, ये लिख दिया। तो पहले से समझिए 1 म्यू 2 का मतलब क्या है, पहले से बोलना समझिए। 1 म्यू 2 का मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, जो पीछे लिखा होगा उसका तो होगा अपवर्तनांक, और जो पहले लिखा होगा उसके होगा सापेक्ष। और वास्तव में सापेक्ष का मतलब होता है कि उसका भाग देना। तो इसका मतलब 1 म्यू 2 को तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसे तुम लिखोगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1। लेकिन म्यू 2 और म्यू 1 ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। म्यू 2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है निरपेक्ष, और म्यू 1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और अब आप उन दोनों का एक रेशियो निकाल रहे हो तो उसको कहा जाता है सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई? इसका मतलब 1 म्यू 2 इक्वल टू ये। कुछ बुकों में इसको ऐसे लिख देते हैं म्यू 1, ऐसे भी लिखा होता है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको भी इसी तरीके से समझिए, म्यू 1 2 या 1 म्यू 2। पढ़ने का तरीका, अब 1 म्यू 2 है तो दूसरा जो है वो ऊपर आता है, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अगर आप कहेंगे सर हम तो इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भाई क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन आपसे चाल के रूप में पूछ सकता है, आपसे तरंग, क्योंकि जो वेव होती है ना, वेव के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो वेव में कई चीजें देखनी है हमें। सन से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश एक वेव है, प्रकाश एक तरंग है। अब उस तरंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो वेव का होता है वेव लेंथ, जिसको कहते हो आप तरंग धैर्य। तो इन चीजों पे थोड़ा फोकस करिए। पहला तो एक तरंग धैर्य ही हो गया, और उसको आप डिनोट करते हो लैम्डा से। दूसरा आप कहते हैं तरंग की चाल, तो उसकी चाल भी हो गई भाई। अगर निर्वात है तो उसको आप सी कहते हो, या फिर अगर कोई माध्यम है तो उसको आप क्या कहते हो, वी कह दोगे, वो चेंज हो जाएगी और डेफिनेटली कम हो जाएगी। तीसरा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और आप लोगों ने ये वेवलेंथ का, चाल का और उसकी आवृत्ति का फॉर्मूला भी पढ़ा है। आपने पढ़ा था v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ऐसे करके न्यू देते थे, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां पर v चाल हो गई, लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो गया, और न्यू आवृत्ति हो गई। इसको न्यू कहते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ बुकों में आवृत्ति को भी एन लिख देते हैं, लेकिन मैं यहाँ एन इसलिए नहीं लिखना चाह रहा हूँ कि एन से हमने यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया है, अपवर्तनांक को लिया है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाए फालतू। सही है ना? तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। एक तीव्रता भी ले सकते हो आप। तीव्रता का मतलब होता है जो वेव आ रही है, जो तरंग आ रही है, उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो होती है उसको इंटेंसिटी कहते हैं, उसको तीव्रता कहते हैं। तो वास्तव में वेव जो आ रही है उसके अंदर चाल है, उसके अंदर तरंग धैर्य है, उसके अंदर आवृत्ति है, उसके अंदर तीव्रता है, यानी एनर्जी है, ऊर्जा है। अब जब वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो डेफिनेटली इन चीजों पे फर्क पड़ेगा। तरंग धैर्य भी बदल जाएगा, चाल बदलती है। अभी अभी आप कह रहे हो कि एयर में है तो कुछ है और कांच में जाएगी तो कुछ हो जाएगी, इसका मतलब चाल भी बदलेगी। तीव्रता, जिसको ऊर्जा कह रहे हो, ऊर्जा भी बदल जाती है। लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी नहीं बदलती। यानी जब प्रकाश या कोई वेव, कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नियत रहती है। कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में कि ऐसा कौन सी चीज है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया, मान लो कि ऐसी निम्न में से कौन सी चीज है जो अपवर्तन के दौरान नहीं बदलती है, तो वो होती है आवृत्ति, वो होती है फ्रीक्वेंसी। क्यों नहीं बदलती ये भी समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उस सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उस सोर्स का अभिलक्षणिक गुण है जो तरंग पैदा कर रहा है। मान लीजिए यहां पर कोई सोर्स है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं हम, और वो तरंग पैदा कर रहा है, तो तरंग किस आवृत्ति की पैदा हो रही है ये तो उस सोर्स पर निर्भर करेगा जो सोर्स उत्पन्न करेगा। अब वो माध्यम में चल के आगे जाएंगी तो उस माध्यम से उसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी
कि भाई क्यों नहीं बदलती आवृत्ति, तो आप बता सकते हो कि आवृत्ति जो होती है उस सोर्स का मतलब स्रोत जो पैदा कर रहा है उसको, वेव को, तरंग को, उसका गुण है। अब जब गुण उसका है तो उस वहां चेंज करोगे तभी तो आवृत्ति चेंज होगी, अदरवाइज आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के खैर जो क्वेश्चन ध्यान रखना है बस वो यही है कि भाई आवृत्ति एक ऐसा फैक्टर है जो अपवर्तन के दौरान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। बाकी आपका तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी। दूसरी बात, v इक्वल टू न्यू लैम्डा ले लो, या v नहीं ले रहे मान लो एयर के लिए ले रहे हैं तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा ले लो। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा अगर आप लोगे, अब इसमें न्यू तो फिक्स हो गया, अब c बदलोगे तो लैम्डा बदल गया, ठीक है ना भाई, c बदलोगे तो लैम्डा बदल गया। तो अब हम बात क्या कर रहे थे कि 1 म्यू 2, इसका मतलब इसको पढ़ोगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, या ऐसे भी लिख सकते हो पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया a म्यू g, इसको पढ़ेंगे कांच का अपवर्तनांक, g का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, और a का मतलब एयर, हवा। तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, या फिर कह सकते हो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मान लीजिए हमने लिख दिया a म्यू w, इसका मतलब पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। बात समझ में आ गई तुम्हें? और देखिए वास्तव में क्या होता है जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें अपवर्तनांक को गहराई से समझना होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी अपवर्तनांक की तो वो हमेशा हवा के सापेक्ष ही दी जाती है। अगर जैसे कोई तुमसे न्यूमेरिकल में कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक इतना है, मान लो पानी का अपवर्तनांक कह दिया तो उसने 4/3 है, तो वास्तव में वो जो पानी का अपवर्तनांक दिया है वो हवा के सापेक्ष ही है, क्योंकि हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसी को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसी को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि हवा की वेलोसिटी से तो कंपैरिजन किया गया है, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है उसी से तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो जब भी कोई वैल्यू दी जाएगी, नॉर्मली अगर वो ये कहेगा कि पानी का अपवर्तनांक ये है, समझ लो वो किसकी वैल्यू है, a म्यू w की वैल्यू है। अगर वो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक ये है तो वो a म्यू g की वैल्यू है। और वैल्यू हमेशा ऐसे ही दी जाएगी, हवा के ही सापेक्ष दी जाएगी। कभी भी तुमसे ये नहीं कह सकता कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ये, ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए जाते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा किसके सापेक्ष माने जाते हैं, हवा के सापेक्ष। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो भाई हमारा ये आ गया 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा दो माध्यमों का, लेकिन अपवर्तनांकों की बात नहीं करेगा। भाई अगर अपवर्तनांकों की बात करेगा तब तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 करके सॉल्व कर दोगे तुम। मान लो उसने कह दिया कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दिस एंड दूसरे का दिस, अब बताइए इसके सापेक्ष इसका क्या होगा, तब तो तुम डिवाइड करके निकाल दोगे उसे। लेकिन अपवर्तनांक की बात ही नहीं कर रहा है, तो बात कर रहा है चाल की, तो फिर कैसे कन्वर्ट करोगे? तो फिर आप लिखोगे, अब म्यू 2 को क्या लिखोगे? आप जानते हो म्यू इक्वल टू होता है c अपॉन v, तो म्यू 2 क्या हो जाएगा, c अपॉन v, क्योंकि c तो हवा के अंदर उसकी चाल है प्रकाश की, और v2 यानी वो जो माध्यम ले रहे हो आप दूसरा, उसके अंदर प्रकाश की चाल हो गई। अब म्यू 1 को क्या लिखोगे, उसे लिखोगे c अपॉन v1, और c से c हो जाएगा कैंसिल आउट, और v1 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन नहीं v1 अपॉन v। तो मान लीजिए केवल चाल दे दी उसने कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल ये और ये है, तो बताइए दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष वो होगा v1 अपॉन v2, जबकि अपवर्तनांक में है μ2 अपॉन μ1। तो आप निकालना सीखिए उसको, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब मान लीजिए अब की बार क्या किया उसने, चाल भी नहीं दी, अब वो तो तरंग दैर्ध्य की बात करना चाह रहा है, वो तो लैम्डा की बात कर रहा है भाई, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, और माध्यम में कहोगे तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, सही है ना। अब न्यू तो बदलता नहीं है, केवल क्या बदलेगा, लैम्डा और चाल। इसका मतलब मान लो चाल भी नहीं दे रहा है, वो तो वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो फिर आप v1 की जगह पे क्या लिखोगे, न्यू लैम्डा 1, और v2 की जगह क्या लिखोगे, न्यू लैम्डा 2।
क्योंकि न्यू तो आवृत्ति है और आवृत्ति बदलती नहीं है, आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। तो आपका न्यू से रिप्लेस आउट हो जाएगा, आंसर आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो मैं आपको यहाँ 3 चीजें बता करके चाहता हूँ कि भाई सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने के आपके पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो अगर उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक गिवन है तो वहां से निकाल लूंगी, अगर उनकी चाल गिवन है तो वहां से निकाल लूंगी, अगर उनकी वेवलेंथ गिवन है तो वहां से निकाल लूंगी। आपके पास सारे तरीके आपको यहां दिख रहे हैं। तो अपवर्तनांक कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई अलग से चीज है। अपवर्तनांक केवल 2 माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है उसका अनुपात है, और जो अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। भाई यहां भी प्रकाश की चाल, यहां भी प्रकाश की चाल, एक के मात्रक से दूसरे का मात्रक कट गया, इसका मतलब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, उसकी कोई विमा नहीं होती। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अगर कभी पूछा जाए तो। अब मैं लौट करके आता हूं अपनी बात पर, अब मैं लौट करके अपनी बात पर आता हूं, अपवर्तन वाले टॉपिक पर आता हूं। और अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हम एक ऐसी लाइन लेके चल रहे हैं, मान लो वो 2 माध्यमों को अलग अलग कर रही है। तो 2 माध्यम, एक माध्यम ऊपर वाले को 1 मान रहे हैं और नीचे वाले को 2 मान रहे हैं। अब जब 1 मान रहे हो तो उसका अपवर्तनांक μ1 मान लिया और दूसरे वाले का μ2 मान लिया। अगर चाल की जरूरत पड़ जाए तो मान लो इसमें चाल को v1 मानना है और इसमें चाल को v2 मानना है, ठीक है। और अगर इसको एयर मान रहे हो आप, इसको हवा मान रहे हो आप, तो फिर v1 ना कहते उसको c लिख देना। अब तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है μ1 और μ2 ना लिख करके अगर एयर और ग्लास मानो तो μa और μg लिख लेना, सही है। अगर ये हवा है आपकी, ये हवा है, तो फिर इसको μa लिख देना, और ये कांच है तो इसको μg लिख देना। अब लेकिन मेन पॉइंट क्या है? जो सरफेस 2 माध्यमों को अलग करती है, सबसे पहले आप उस पर अभिलंब खींचिए। देखिए, चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, हमें एक चीज की जरूरत होती है, अभिलंब। तो अभिलंब प्लेन सरफेस पे अभिलंब खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप उस पर कोई लाइन खींच लीजिए, लेकिन पार निकाल देना। और अब मान लो यहां पर कोई प्रकाश की चाल, प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी उसको कहेंगे आपतित किरण। तो इस वाली किरण को आप बोलोगे आपतित किरण, और ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में, तो मैंने एन लिख दिया। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको आई मान लिया, नाम दे दिया आपतन कोण, नाम दे दिया आपतन कोण। अब अगर यहां ये अपने पथ से विचलित नहीं होती तो ये इसी पथ पर सीधी डॉट 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 वाला पाथ जो दिखाया इस पे चली जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। और यहां पर विचलित होने के आपको 2 तरीके दिख रहे हैं कि भाई अपने पथ से, पथ तो ये वाला है उसका, कि इससे इधर जाए कि इससे इधर जाए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कब किधर जाएगी। मान लीजिए हम इस माध्यम को मान रहे थे विरल, भाई हवा जो होती है विरल होती है, और कांच जो होता है वो कैसा होता है? सघन, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान ये रखना है, जब आपतित किरण के लिए देखोगे तो अभिलंब ये यहां से ऊपर वाला है, और जब आगे जाने वाली किरण को देखोगे तो अभिलंब यहां से नीचे वाला है। इसलिए अब अभिलंब की ओर झुकने का मतलब है इस पाथ पे ले जाकर के ऐसे चली जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। और इस स्थिति में इस किरण को कहोगे या तो अपवर्तित किरण कह सकते हो आप, अपवर्तित किरण, और इस कोण को कहोगे R और नाम दे दोगे अपवर्तन कोण। और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस केस में I इज ग्रेटर देन R, साफ दिख रहा है आपको कि भाई I का जो मान है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कही जाए I की तो वो ज्यादा होगी और R की वैल्यू कम होगी, क्योंकि किरण बेंड हो गई है नॉर्मल की तरफ। अगर वो दूर हट जाती तो R की वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन दूर कब हटेगी उस बात को भी हमें समझना है। अगर मान लीजिए प्रकाश आ रहा होता
सघन माध्यम से विरल माध्यम में। मान लीजिए यहां पर जो सिचुएशन, दूसरा फिगर हम ले रहे हैं और इसको अविलंब दिखा रहे हैं और ये प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन ये स्थिति ये अब ऊपर वाला जो माध्यम है वो सघन है और नीचे वाला माध्यम अब की बार क्या माना है हमने, विरल माना है। अब प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल की तरफ जाएगी तो ये तो उसका पाथ हुआ, लेकिन अब अविलंब से दूर हटेगी तो फिर वो ऐसे चली गई। तो अब आपका ये कोण तो आई है और ये वाला कोण आर है, तो इस केस में आई जो होगा वो छोटा होगा आर। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। हालांकि रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी तुम्हें बता दूंगा आगे चल के, सही है ना। फिलहाल याद कर लो कि फिलहाल ऐसा होता है, लेकिन जब मैं आपको अपवर्तन के नियम पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको मैथमेटिक्स से इसको प्रूव कर दूंगा कि कब कोण छोटा रहेगा और कब कोण बड़ा रहेगा। ठीक है, अब क्या आता है ऐसा, इसके बाद अपवर्तन को हमने समझ लिया दोनों केस में कि कब किरण अविलंब की ओर झुकेगी और कब दूर हटेगी। अब देखिए, मान लीजिए अगर कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि प्रकाश किरण जो है नॉर्मल की डायरेक्शन में आने लग जाए, लेकिन उस बात को हम तब समझेंगे, पहले हम अपवर्तन के नियमों की बात करें कि अपवर्तन के नियम क्या हैं। अपवर्तन के नियम, तो जिस तरह से आपने परावर्तन के नियम पढ़ी थी, परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम था कि भाई आई इक्वल टू आर, और दूसरा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही थे। ऐसे ही हमें अपवर्तन के भी दो नियम थे। तो पहला नियम, और पहले नियम को ही, हालांकि देखो नियमों में कोई ऐसा नहीं है कि इसी को पहला कहेंगे और इसको दूसरा कहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ बुकों में उसको पहला कह दिया जाए उसको दूसरा कह दिया जाए, लेकिन रहेंगे वही दो। तो पहले नियम को ही हम एक तरह से स्नेल का नियम कह रहे हैं, स्नेल का नियम, यानी है तो ये अपवर्तन का पहला नियम, लेकिन अपवर्तन के पहले नियम का नाम दे दिया स्नेल का नियम, स्नेल साइंटिस्ट का। अब स्नेल का नियम क्या होता है कि ये जो आपतन कोण होता है, अगर इसका साइन लें और अपवर्तन कोण का साइन लें और इनका रेशियो निकालें, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हमेशा एक नियतांक आता है, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखोगे। और देखिए, पूरे अपवर्तन के दौरान सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो केवल स्नेल का लॉ लगाना ही है। अगर आपने स्नेल के लॉ को लगाना समझ लिया तो कोई दिक्कत आपको फिर नहीं होने वाली। और वो कैसे लगाया जाता है, अब उस बात को समझ। मान लीजिए प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, तो आप कांस्टेंट की जगह क्या लिखोगे, प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाती है उसका अपवर्तनांक ऊपर, और जिससे आ रही है उसका अपवर्तनांक नीचे। इसका मतलब μ2 अपॉन μ1। अगर मान लो उल्टा हो रहा होता, यहां पे प्रकाश किरण नीचे से ऊपर जा रही होती, तो फिर हम μ1 अपॉन μ2 लिखते। तो जब भी आप स्नेल लॉ लगाएं, क्योंकि भाई वहां तो कंडीशन ऐसी बना करेंगे न्यूमेरिकलों में, एक एक बार नहीं 4-4 बार स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा। तो बस आपको तो ये देखना है, हमेशा ये नहीं है कि हमेशा आपतन कोण की वैल्यू आई ही लिखे, वो हो सकता है उसका कुछ और नाम हो, बस तुम्हें तो ये देखना है कि किरण जो आ रही थी वो कितना कोण बना रही है, और जो किरण निकल के जा रही है वो कितना कोण बना रही है। तो जो आने वाला कोण था वो आई है, यानी आई की जगह पे आना है, और जो जाने वाली किरण है वो जो कोण बना रही है वो आर की जगह पे आना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बराबर में क्या लिखना है, जिसमें किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर और जिससे आ रही है उसका अपवर्तनांक नीचे। और अब अगर इसको मैं चाहूं μ2 अपॉन μ1 को, तो इसको लिख सकता हूं 1μ2, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो एक ये तरीका आपको ध्यान रखना है, और है ये एक नियतांक। अगर आप इसको एयर और ग्लास मान के कर रहे होते तो यहीं पर फिर ये क्या आता, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, और म्यू जी हमारा क्या है भाई, ये है, और म्यू ए ये। तो अगर हम इसको एयर और ग्लास लेकर के चल रहे हैं तो फिर हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे ए म्यू जी, और ए म्यू जी का मतलब है कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, और वो वैल्यू हमारे पास होगी, क्योंकि जितनी भी वैल्यू दी जाती है वो हमेशा हवा के सापेक्ष होती है। ठीक है।
तो स्नेल लॉ लगाने का ये तरीका है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब रही बात दूसरे नियम की, तो पहला नियम हमारा स्नेल और दूसरा जो परावर्तन में होता था उसी तरीके से है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। ये अगर बोर्ड हम ले रहे हैं तो ये बोर्ड में ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि ये किरण तो बोर्ड में आ रही है, बोर्ड से मतलब इस प्लेन पे है और ये अविलंब भी इस प्लेन पे है और ये वाली किरण उठ करके ऐसे आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी तल जो होगा, प्लेन जो होगा वो हमेशा एक ही रहेगा। तो वो हो जाएगा अपवर्तन का दूसरा नियम। क्लियर? अब यहीं पर मैं बात करने लग जाऊं कि मान लीजिए अगर कभी ऐसा होने लग जाए कि ये एक सरफेस है और ये नॉर्मल है और प्रकाश किरण नॉर्मल के साथ आ रही है, ऐसे आ रही है प्रकाश किरण नॉर्मल के साथ, तो जब नॉर्मल के साथ आएगी तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस लॉ में तुम लगाओगे तो आर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 0। इसका मतलब आर की वैल्यू भी 0, तो प्रकाश किरण सीधी चली गई। यानी अविलंब की दिशा से आने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो अपने पथ से विचलित नहीं होगी, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। वो साफ आपको दिखाई दे रहा है इसमें फिगर में, और आप मैथमेटिकली इससे भी उस चीज को समझ सकते हो। अब दूसरी बात जो मैं ये पॉइंट कह रहा था कि भाई इस केस में आई बड़ा और इस केस में आर बड़ा, उसको आप स्नेल लॉ से क्लियर कर सकते हो। कैसे क्लियर करोगे? देखिए, मान लो इसको आपने विरल माध्यम कहा और इसको सघन माध्यम कहा। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर माध्यम विरल होगा तो उसका अपवर्तनांक कम होगा और जैसे जैसे सघन होता जाएगा तो अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस केस में μ1 तो छोटा होगा और μ2 हमारा बड़ा होगा इस केस में। अब अगर आप लगाओगे sin i अपॉन sin r तो फॉर्मूला आएगा μ2 अपॉन μ1, लेकिन आप कह रहे हो कि μ2 बड़ा है और μ1 छोटा है। अब μ2 बड़ा है, μ2 छोटा है, अब ये एक रेशियो है। अब यहां से देखो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब sin i का मान ज्यादा होगा sin r से, तो आप लिख सकते हो sin i इज ग्रेटर देन sin r। अब sin i बड़ा है sin r से, लेकिन sin में क्या होता है पता है? sin में जैसे जैसे कोण बढ़ता है sin की वैल्यू बढ़ती है, यानी sin 0 0, sin 30 1/2, इसी तरह से, और sin 90 1, यानी sin में कोण बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि sin i का मान अगर बड़ा है तो फिर i का मान भी एक तरह से बड़ा होगा, किससे? r से, क्योंकि sin में वैल्यू सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ चलती है। तो आपने ये क्लियर कर दिया कि i बड़ा होगा, और i बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, आपको नहीं पता था कि रेज जो होगी वो बेंड होगी कि अवे होगी, अविलंब की ओर झुकेगी कि उससे दूर हटेगी, आपको नहीं पता था। लेकिन जब आपने स्नेल लॉ लगाया और आपने ये काम कर दिया तो आपने ये पता लगा लिया कि i बड़ा होगा r से, और i r से तभी बड़ा हो सकता है जब प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाए। तो अब आप प्रकाश किरण को अविलंब की ओर झुका देंगे। और अगर इस केस की बात करोगे तो इसमें लगाओगे sin i अपॉन sin r, तो यहां पर फिर से मान लो सघन माध्यम का ये आप μ1 मान के चल रहे हो और विरल माध्यम का μ2 मान के चल रहे हो, लेकिन सघन ये है अब की बात, तो μ1 इज ग्रेटर देन है अब की बात μ2 से। अब इस केस में आप लगाओगे तो जिसमें प्रकाश किरण पहले जा रही है यानी μ2 अपॉन μ1, लेकिन अब की बार μ1 बड़ा है। अब μ1 बड़ा है यानी नीचे वाला बड़ा है, तो डेफिनेटली ये वाला फैक्टर बड़ा होगा, यानी अब sin i छोटा होगा sin r से, और जब sin i छोटा होगा r से तो i भी आपका छोटा हो जाएगा r से। तो आप इस तरह से इस चीज को क्लियर समझ सकते हो। यानी आपको ये रखने की भी जरूरत नहीं थी कि प्रकाश किरण कब अविलंब की ओर झुकेगी और कब उससे दूर हटेगी। आप उसको स्नेल लॉ से मैथमेटिकली प्रूव करके भी शो कर सकते हो कि हाँ सर, अब r का मान बढ़ा रहा है तो किरण को क्या होना चाहिए? अविलंब से दूर हटना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपवर्तन को समझ सकते हैं और हम अपवर्तनांक को समझ सकते हैं, और उसके बाद अपवर्तन के नियम।